बाघ और बैलगाड़ी। खेत खलिहानों के बाद जंगल शुरू हो गया था। तथापि रेलवे लाइन के साथ साथ ईख के कुछ खेत दिखाई पड़ते थे। अभी कितनी दूर जाना है? दलजीत बोला। राय वाला क्या जंगल के बीचों बीच है? हाँ, जंगल में ही होगा। हम लगभग 4 मील तय कर आए हैं। 6 मील अभी और चलना है। अजीब बात है, कुछ मील दूसरे मीलों से लंबे क्यों लगते हैं? मेरे ख्याल में यह शायद मन की दशा पर निर्भर करता है। यदि मन में मज़ेदार विचार हो तो मीलों का सफ़र इतना लंबा नहीं लगता। तो ठीक है, हम मन में अच्छे मज़ेदार विचार कर लेते हैं। यह कोई छोटा रास्ता नहीं है रस्टी, तू तो इन जंगलों में पहले भी आ चुका है। हम जंगलों में फायर पाथ यानी अग्निपथ से होकर जाएंगे। इससे 3-4 मील की बचत हो जाएगी। लेकिन एक छोटी नदी को तैरकर या पानी में चलकर पार करना होगा। बरसात अभी शुरू ही हुई है, सो पानी ज्यादा तेज या गहरा नहीं होना चाहिए। घने जंगलों में बीच बीच में कुछ रास्ते बना दिए जाते हैं ताकि जंगल में कभी आग वाग लग जाए तो वह ज्यादा न फैले। इसलिए इन्हें फायर पाथ अग्निपथ कहते हैं। ऐसे रास्तों पर लोग तो ज़्यादा नहीं चलते क्योंकि ये रास्ते किसी निश्चित जगह तक नहीं जाते, लेकिन बड़े जानवर लगातार इन रास्तों पर आते जाते रहते हैं। ऐसे ही एक रास्ते पर हम अभी मील भर ही गए थे कि तेज बहते पानी की आवाज़ कानों में पड़ी। रास्ता साल के वृक्षों में से होता हुआ नदी के तट पर जाता था। नदी पर एक बड़ा सा पुल भी दिखाई पड़ता था, मगर वह करीब 3 मील नीचे मुख्य सड़क पर था। यहाँ पानी कहीं भी कमर से ऊपर नहीं है, मैंने कहा, लेकिन रफ्तार तेज है और पत्थरों पर फिसलन भी है। हमने कपड़े उतारे और सब चीजों की 2 पोटलियां बनाई, उन्हें सिर पर रखकर नदी में उतर गए। दलजीत रिष्ट पुष्ट था, उसकी बाहें और जांघें बलिष्ठ थी। मैं उससे दुबला पतला और हल्का फुल्का था, किंतु था फुर्तीला। पैरों के नीचे के पत्थर फिसलन भरे थे। हम किसी तरह गिरते पड़ते पानी में चल रहे थे। नतीजा यह हुआ कि एक दूसरे की मदद करने के बजाय हम रुकावट ही डाल रहे थे। हम धारा के बीचों बीच कमर तक पानी में खड़े थे और आगे जाने में हिचकिचा रहे थे। डर लगता था कि पानी में बह न जाएं। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, दलजीत बोला। आगे पानी ज्यादा गहरा नहीं होगा। मैंने आशा की डोर संभाले रखी, लेकिन पानी का बहाव तेज था और मेरे घुटने कांप रहे थे। दलजीत ने पांव आगे बढ़ाने जाए, मगर वह एकदम फिसला और पानी में पीछे की तरफ गिरा और अपने साथ मुझे भी लेता गया। वह हाथ पैर मार रहा था, मगर अंत में उसने मेरा सहारा लिया और वेल मछली की तरह मुंह से पानी के फव्वारे छोड़ते हुए ऊपर आया। हमने जब देखा कि पानी हमें बहा कर नहीं ले जा रहा तो हाथ पैर मारना छोड़ हम खड़े हो गए और बड़ी सावधानी से डग भरते हुए सामने वाले किनारे की तरफ लपके। लेकिन तब तक हम नदी में करीब 20 गज नीचे बह गए थे। किनारे की गर्म रेत पर आकर हम बैठ गए। ऊपर से तेज धूप की मार पड़ रही थी। दलजीत के हाथ में चोट लगी थी, वह उसे चूस रहा था, मगर जल्दी हम उठ खड़े हुए। भूख भी लग गई थी। हमने बिस्कुट वगैरह निकाले और खाते हुए चल पड़े। अब अधिक दूर नहीं जाना है, मैंने कहा। मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहता, दलजीत बोला। हम जंगल के रास्ते पर पैर घिसटते हुए जा रहे थे। थके जरूर थे, मगर हौसला नहीं हारे थे। थोड़ी देर बाद हमने एक मोड़ का चक्कर काटा। एकाएक हम एक बाघ के सामने खड़े थे। बेशक एकदम आमना सामना तो नहीं, बाघ हमसे करीब 15 गज की फासले पर रास्तों के बीचे बीच खड़ा था। ऐसा लगता था बाघ भी हमें वहां देखकर उतना ही हैरान हुआ था जितने कि हम उसे देखकर चकित हुए थे। उसने खड़े खड़े ही बड़ा सा सिर उठाकर ऊपर देखा और लंबी पूंछ दाएं बाएं हिलाई, मगर हमारी तरफ आने की कोई चेष्टा नहीं की। रास्ते के बीचों बीच हम दम साधे खड़े थे। हम इतने भयभीत और विस्मित थे कि हमें कुछ सूझ नहीं रहा था। यह ठीक ही हुआ, क्योंकि अगर हम दौड़ पड़ते या चिल्लाते तो हो सकता था बाघ उत्तेजित होकर हम पे हमला कर देता। मगर यह बाघ मनुष्य से बह नहीं खाता था और न ही नरभक्षी था। वह हौले से बस गुर्राया भर और क्षण भर की हिचकिचाहट के बाद डग भरते हुए जंगल में अदृश्य हो गया। तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आई। दलजीत भर्राए स्वर में फुसफुसा उठा, तूने बताया ही नहीं, इधर बाघ भी होते हैं। ध्यान ही नहीं आया, मैं बोला, और यह सच भी था। इधर अधिक बाघ नहीं होते, एक ही काफी है, दलजीत बोला। पीछे लौट चले या आगे बढ़े? आगे नदी में फिर हाथ पैर मारने की मंशा नहीं है, तो बाघ की कोई दिलचस्पी नहीं है हम लोगों में। तो फिर आगे बढ़, दलजीत बोला, और हम अग्निपथ पर चल पड़े।
इसके बाद कोई जानवर नहीं मिला। हाँ, कुछ सुंदर मोर अवश्य दिखाई पड़े जो हमें देखते ही उड़ गए। जल्दी ही हम फिर सड़क पर आ गए। दोनों तरफ खेत खलिहान और गांव थे। पहाड़ियों की तरफ से आने वाली शीतल हवा बह रही थी। हवा छेड़ती तो गांव में खड़ी खड़ी ईख हौले हौले हिलोरे लेने लगती। फिर सड़क पर तेज हवा के कारण हमारे चारों तरफ धूल के गुब्बार उड़ रहे थे। तभी पीछे उड़ती धूल में बैलगाड़ी के पहियों की खटर पटर सुनाई पड़ी। हो हिया, हो हिया, हो। गाड़ीवान जोर जोर से बोलता आ रहा था। बैल नथुनों से हवा छोड़ते हुए धूल के गुबार के प्रकट हुए। हम सड़क के एक तरफ खड़े हो गए। रायवाला जा रहे हो? दलजीत ने गाड़ीवान से पूछा। हमें ले चलोगे? आ जाओ, गाड़ीवान बोला। हम धूल में पैर रपटते हुए भागे और चलती बैलगाड़ी के पीछे चढ़ गए। बैलगाड़ी लड़खड़ाती खड़खड़ाती हिचकोले खाती हुई जा रही थी। हमने दोनों तरफ से गाड़ी को कसकर पकड़ रखा था ताकि गिर न पड़े। बैलगाड़ी में से घास, पुदीने और उपलों की गंध आ रही थी। गाड़ीवान के सिर पर लाल कपड़ा बंधा था और शरीर पर चुस्त बंडी और धोती थी। वह बीड़ी पी रहा था और बैलों को जोर जोर से हाँकता जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह हमारी उपस्थिति से एकदम बेखबर हो गया था। हम बैलगाड़ी के साथ इस तरह चिपटे थे कि बातचीत करने की सूझ ही नहीं रही थी। जल्दी हम रायवाला के भीड़ भाड़ वाले यातायात में से घिर गए। रायवाला था तो छोटा सा कस्बा, मगर मंडी बहुत बड़ी थी। हम बैलगाड़ी से कूदे और उसके साथ साथ चलने लगे। इसे कुछ पैसे दें? मैंने पूछा। नहीं, बुरा मान जाएगा, यह कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं है। तो ठीक है, सिर्फ धन्यवाद ही देते हैं। हमने ऊंचे स्वर में गाड़ीवान का धन्यवाद किया, मगर उसने मुड़कर देखा तक नहीं। लगता था वह अपने बैलों से बातें करते जा रहा था। मुझे भूख लगी है, दलजीत बोला। रात तो हमने ढंग का खाना नहीं खाया, तो कहीं बैठकर खाते हैं, मैंने बोला। और चल। रायवाला के छोटे से बाजार में से गुजरते हुए हम चाय और मिठाई की दुकानें देखते जा रहे थे। एक जगह हमने सस्ता सा ढाबा ढूंढ लिया। एक मुंडू हमारे आगे दाल चावल रख गया। दलजीत ने घी मंगाया और दाल में डाला। इस भोजन की कीमत 2 रुपए थी, मगर दाल हम चाहे जितनी ले सकते थे, इसलिए दोनों मिलकर 4 प्लेट दाल खा गए। अब स्टेशन पर चलकर सुस्ताते हैं। ढाबे से निकलते हुए मैंने कहा, खरीदेंगे सेकंड क्लास के टिकट, आराम करेंगे फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में। कोई चेक करने नहीं आएगा। हम फर्स्ट क्लास वाले नहीं लगते क्या? जंगल में मारे मारे फिरने के बाद इस हालत में तो नहीं, दलजीत बोला। हम स्टेशन पहुंचे और सबसे बढ़िया वेटिंग रूम में जम गए। दलजीत चैन से आराम कुर्सी में धंस गया। रेलगाड़ी आए तो मुझे जगा देना, वह अलसाए स्वर में बोला। हमें ज़्यादा देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। मैं दरवाजे के साथ टिक कर खड़ा सामने रेल पटरियों की तरफ देख रहा था कि आती हुई रेलगाड़ी की सीटी कानों में पड़ी। रेलगाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आ गई। फुफकारता हुआ भीम का इंजन तेज भाप छोड़ रहा था। प्लेटफॉर्म पर भारी रेलम पेलम मची थी। रेलगाड़ी के आते ही लोग दौड़ने भागने लगे। इसके साथ ही डिब्बों के दरवाजे खुले और यात्री उतरने लगे। दलजीत को जगाने के लिए मैंने झकझोरा और हम दौड़कर प्लेटफॉर्म पर आए और रेल पेल में शामिल हो गए। औरतें, मर्द, बच्चे सब धींगा मुश्ती कर रहे थे। कुछ देर तक तो न कोई डिब्बों में घुस पा रहा था और न कोई भीतर से उतर पा रहा था। लोगों के सिरों के ऊपर से गठरियाँ, पुटलियाँ खिड़कियाँ में से भीतर धकेली जा रही थी। कई नौजवान खिड़कियों के रास्ते से ही भीतर घुसने का जतन कर रहे थे और सिर अंदर करने के बाद पीछे से कोई उन्हें धकेल रहा था। अपनी अपनी पोटली को सीने से लगाए हम दोनों इस रेलम पेलम में फंस गए थे और इसी धक्कम पेल में डिब्बे के भीतर भी पहुंच गए। जब तक हम एक कोने वाली सीट पर जाकर बैठे, रेलगाड़ी चल पड़ी। 1-2 लोग अब भी दरवाजे खिड़कियों पर लटक रहे थे और मौका मिलते ही भीतर सरक आए थे। मैं खिड़की के निकट बैठा था जब रेलगाड़ी ने रफ्तार पकड़ी और तेजी से पीछे छूटते आम के बगीचे, गांव और तार के खंभे आपस में गड्ढमड्ढ होने लगे। तब कहीं जाकर मैंने महसूस किया कि अब हम सचमुच अपने गंतव्य की ओर चल पड़े हैं, किसी रहस्यपूर्ण और अज्ञात स्थान की ओर। मैंने जोश में आकर दलजीत की बांह पकड़ ली। हम अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, मैंने कहा। यह तो जाहिर है, दलजीत ने यह कहते हुए अपना झोला एक मोटे मुसाफिर के नीचे खींच कर निकालना चाहा, जो इस सारी मारामारी और रेलम पेल के ऊपर पसर कर सो रहा था। लेकिन दलजीत मेरा आशय समझ गया। अपना झोला उठाने के बाद वह मेरी तरफ देख धीरे से मुस्कुराया और उत्तेजना से उसकी आंखें चमक